हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अब आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे। जितने भी नीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से हम ढूंढ कर छाट कर निकाल लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना किसी देरी किए मैं लेक्चर को शुरू करता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। इसमें बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, प्लस इस वाले जो चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एंजाइम्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लस शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है, अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो मैं बेसिकली यहां पर लिख देता हूं बायो प्लस मोलिक्यूल। आपको क्लियरली लिखा हुआ नजर आ जाएगा बायोमोलिक्यूल। यहां पर एक वर्ड आ गया जो कि रिलेटेड है किससे, बायोलॉजी। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है क्या, लिविंग, जीवित। मोलिक्यूल का मतलब हम जानते हैं कोई भी ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसी कुछ केमिकल से मिलकर बना एक मोलिक्यूल है, उसको बेसिकली मोलिक्यूल बोला जाता है। तो क्या है, कोई ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग हम कहें या लाइफ हम कहें, यानी कि कुछ ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जिंदगी से, जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे मोलिक्यूल जो होते हैं उनको बोला जाता है क्या, बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा DNA, मैंने यहां पर लिखा RNA, मैंने यहां पर लिखा प्रोटीन, मैंने यहां पर लिखा एंजाइम, मैंने यहां पर लिखा लिपिड, मैंने यहां पर लिखा फैट, मैंने यहां पर लिखा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, डीएनए ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, आरएनए ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, एंजाइम ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लिपिड ह्यूमन बॉडी, फैट ह्यूमन बॉडी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं बच्चों, वो लाइफ से रिलेटेड हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसीलिए क्या कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। इसलिए इन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में इन सबको हमने रख दिया। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स जिनको हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं उन सब चीजों में। जैसे कि क्या होता है, अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से और मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इफ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम बात करें एनिमल्स की, ह्यूमंस की, प्लांट्स की, तो सबका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, सेम एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है सबकी। अगर ह्यूमंस किससे मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, कार्ब, लिपिड्स, फैट्स वगैरह इन सब से मिलकर बने हैं। प्लांट्स में भी यही सब चीज पाई जाएंगी, एनिमल्स में भी ये सब चीज पाई जाएंगी। सिर्फ उसकी बनावट का जो स्ट्रक्चरली जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो डिफरेंट है। अदरवाइज हम इसको एलिमेंटल लेवल पर देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल इसको हम एटॉमिक लेवल पर देखेंगे तो चीजें सारी की सारी सिमिलर यहां से देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अब आपने बहुत ज्यादा ये सुना होगा बच्चों, एक बार ध्यान देना, जैसे कि सब लोग बोलते हैं इंसान को भगवान ने, खुदा ने मिट्टी से बनाया है, इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। ये हम सुनते हैं ना, आप लोग सोचते होगे यार मिट्टी, ये तो मेरे को मसल्स, स्किन, मांस, हड्डी लग रही है, मिट्टी तो अलग होती है, मिट्टी से कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं हम, मिट्टी से कैसे बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक थोड़ा सा जुगाड़ लगा के देखते हैं कि क्या चीजें हैं। जब थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, चीजें देखी, तो हमने क्या किया, जब हम किसी का केमिकल एनालिसिस करते हैं, एक इंसान का, चलो केमिकल एनालिसिस करके देखते हैं, कोई भी टिश्यू, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो प्लांट्स ले लो, एनिमल टिश्यू ले लो, या फिर कोई भी माइक्रोबियल पेस्ट ले लो जिसमें बैक्टीरिया वगैरह हो, तो आपको सेम चीज मिलेगी। आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा केमिकल कॉम्पोजिशन में, ऑक्सीजन मिलेगी,
और कुछ और भी कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत फॉस्फेट, फास्फोरस वगैरह, ये सब चीजें आपको बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं जब हम कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन बॉडी का, हमने कहा था क्या कि सभी इंसानों को मिट्टी से बन पैदा किया है भगवान ने। तो जब हम मिट्टी का, सॉइल का केमिकल एनालिसिस करते हैं, सॉइल का केमिकल एनालिसिस किया, तो यहां से हमें पता चला, जब केमिकल एनालिसिस इसका करते हैं तो यहां पर भी हमें क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीजें ही मिली। इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि ह्यूमंस जो हैं वो इन कंपाउंड से बने हैं और मिट्टी में भी यही कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है वो सेम हो गया। वो सेम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ सेम? यहां पर भी वही चीजें हैं, एनिमल्स में भी वही चीजें हैं, अर्थ क्रस्ट में भी वही चीजें मिल रही हैं। हम बोलते हैं कि वो नॉन लिविंग है, लेकिन चीजें वहां पर वही प्रेजेंट है। लिविंग्स का देखो या नॉन लिविंग्स का देखो, चीजें तो वहां पर सबको सेम ही मिलेंगी। अब इसमें कुछ कुछ कंपाउंड्स की, कुछ एलिमेंट्स की अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। हम कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं, अगर कार्बन होता है तो उसी से हर किसी की बॉन्डिंग होती है। हम्म टेट्रावेलेंट है ना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने अभी आपको बता दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मिलेगा, कई जगह फॉस्फेट वगैरह भी मिलता है, फॉस्फोरस जिसको बोलते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सभी लोगों से, आपको मुझे ये बताना है, ह्यूमन बॉडी में किसी ऐसे बायोमोलिक्यूल का नाम बताओ जिसमें फॉस्फेट पाया जाता हो। एक ऐसे मॉलिक्यूल का आपको नाम बताना है जिसमें आपको फॉस्फेट पाया जाता हो। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करते हैं, अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, इसकी एनालिसिस की बात करें, तो यहां पर आपको चीज नजर आएगी, सिर्फ ये कुछ आपको कुछ एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको बता रहा हूं। और इसमें बताने का मेरा आपको सिर्फ ये मतलब है कि आप इस नाम को याद कर लो। देखो, जब हम केमिकल एनालिसिस या केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी चीज की करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका कोई थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे। अगर मैं ह्यूमन बॉडी का केमिकल एनालिसिस करूं, तो मैं कोई कहीं ना कहीं से कुछ काट के निकाल लूंगा। तो ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर अगर लेते हैं तो क्या लेते हैं, लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। या फिर आप प्लांट्स में कर सकते हो, कोई वेजिटेबल ले सकते हो, और उसको क्या करते हो, ग्राइंड करते हो, किसमें, Cl3CCOOH, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये नीट का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको आपको याद करना है, इस नाम को। और जब इसमें इसको ग्राइंड करेंगे तो एक स्लरी आपको मिलेगी, एक पेस्ट मिलेगा आपको। उस पेस्ट को फिर क्या करते हैं, एक चीज क्लॉथ वगैरह में उसको डालते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर एक आपको कुछ दो चीजें मिलती हैं। एक आपको भी इसमें डिटेल में बताऊंगा, आपको एक चीज मिलेगी एसिड सोल्यूबल पूल, और दूसरा आपको मिलेगा क्या, एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो दो चीजें हो गई, एसिड सोल्यूबल पूल ये क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल ये क्या होता है। अब इन सब चीजों के बारे में चलने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, इसी लेक्चर में हमें, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बट एक चीज और बतानी है आपको कि कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। मतलब कि लिविंग टिश्यूज से कोई भी कार्बन कंपाउंड मिल रहा है, उसे हम बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टीज बायोमोलिक्यूल के जैसी होंगी। अब ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखाई हुई है, जैसे कि अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर जो दो पिक्चर दिखाई हुई है मैंने, ये टेबल है। ये टेबल बेसिकली प्योरली ली गई है एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी बच्चों इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। एनसीईआरटी से जितनी चीजें आती हैं वो किसी दूसरी बुक से नहीं आती। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक बेस्ट है नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैं उनको एक जवाब देता हूँ,
बच्चे लोग आप पढ़ो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ऐसे ऐसे ये जवाब दोगे, कोई भी पूछेगा ना आपसे, मान लो कोई बड़ी भारी बुक से पढ़ के आया है भाई, दो चार क्वेश्चन देख लिए, बन के दिखा रहा है आपके सामने, आपके बेसिक्स क्लियर है एनसीईआरटी से, आप वो भारी भारी सवाल कर दोगे। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो भारी सवाल क्या करोगे आप? आपको तैरना आता नहीं है पानी में, कभी आपने हाथ भी नहीं मारे, जाके आप एकदम कूद गए जो है झरने के पास, तो डूबोगे। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको पहले तालाब में सीखना पड़ेगा नहाना, तभी ना झरने में जाके कूद के नहाओगे। उसी तरह से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की ये टेबल मैंने यहाँ इसलिए रखी है, आपको एक बताने का एक पर्पस है, एक चीज बतानी है, वो ये है। पहले क्या होता था, नीट में बच्चे बैठते थे 5 लाख, 5 लाख बच्चे एग्जाम देते थे, और सीट भी ऐसी थी, मान लो 2-3 लाख सीट थी, 4 लाख सीट थी। कंपटीशन बहुत कम था। पहले आईपीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था, हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, उन सबको मिलाकर बोलते थे। तो क्या होता था, मान लो 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 3-4 लाख सीट है, तो कंपटीशन बहुत कम था। डायरेक्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, बच्चे उन्हें अटेम्प्ट करते थे, एग्जाम में क्लियर होके एडमिशन आपका हो जाता था। क्या हुआ, सीट उतनी ही रह गई, बच्चे एग्जाम देने लगे 10 लाख, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, जो नीट वाले थे, उन्होंने किया कुछ ऐसा कि उस कंपटीशन को बढ़ा दिया उन्होंने, और कंपटीशन बढ़ाया ऐसे, जो पहले वो सीधा सवाल पूछते थे एनसीईआरटी से, अब वो उस सवाल को पूछने लगे किससे, टेबल से। ये जो सवाल था, अब ये लोग इसको पूछने लगे टेबल से। पहले थ्योरी से देते थे, अब थ्योरी में उनको लगा कि भाई सभी पढ़ के आते हैं, अब वो उस क्वेश्चन को टेबल से देने लगे। ठीक, तो इसलिए टेबल आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, कहाँ से आया है पता नहीं। अरे भाई टेबल उठा के देख ले, टेबल से क्वेश्चन आया होगा, टेबल से क्वेश्चन आया होगा वो। तो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 टेबल दी हुई है। अच्छा एक चीज और ज्यादा कंपटीशन बढ़ा, बच्चे बैठने लगे 20 लाख, सीट थोड़ी बढ़ी है, उतनी नहीं बढ़ी है। तो क्या हुआ, उन लोगों ने डायग्राम देने शुरू कर दिए, चाहे एनसीईआरटी में डायग्राम, पूरे एग्जैक्ट डायग्राम देने लगे। तो एनसीईआरटी के टेबल्स, डायग्राम्स, समरी सब इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा कंपटीशन बढ़ा, असर्शन रीजनिंग शुरू कर दी उन्होंने। तो ऐसा चलता रहेगा। तो डायग्राम आपके लिए, ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एलिमेंटल, थोड़ा सा ये यहाँ पर कॉम्पोजिशन है, इसका कंपैरिजन है नॉन लिविंग और लिविंग मैटर के बीच में, जिसमें आपको कौन सा एलिमेंट है वो यहाँ नजर आ जाएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या लिखते हैं, इसका क्या, हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, प्लस क्या है, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। अर्थ क्रस्ट का इधर दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी का इधर दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का आप देखोगे, देखो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, इन और कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, इन सब का तो आप याद कर ही लेना कि इसमें कितना परसेंटेज वेट वेट जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और ह्यूमन बॉडी में कितना होता है। दूसरी टेबल यहाँ पर दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। बेसिकली बहुत बेसिक सी चीज है, आपने अपनी 8th 9th क्लास में भी शायद इन सब वर्ड्स को पढ़ के आए होंगे। मतलब सोडियम को कैसे किस फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है, पोटेशियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, वाटर को, और कुछ और कंपाउंड्स है जैसे कि NaCl। जैसे ना एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, यहाँ लिखा हुआ है क्या, NaCl यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्या होता है मेरे बच्चों, देखो जो सोडियम होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम को क्या करते हैं, पानी के साथ नहीं मिला सकते, नहीं तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, वो पानी में आग लगा देता है। तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और क्लोरीन जो है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो भी तबाही मचा सकता है। तो सोडियम बहुत ज्यादा खतरनाक एकदम, बोले तो केमिकल्स का आतंकवादी, सोडियम, इस तरह से इसको याद रख सकते हो।
क्लोरीन भी उसी तरह से है, बहुत ज्यादा खतरनाक है क्लोरीन में। एक इधर खड़ी है सेना क्लोरीन की, एक सोडियम की सेना इधर खड़ी हुई है, दोनों आपस में पास आ रहे हैं कि भाई अब मिलेंगे, दोनों मिले ही तबाही मच जाएगी। एक तरफ से सोडियम आया, एक तरफ से क्लोरीन आया। अब सोडियम आतंकवादी, क्लोरीन आतंकवादी, अब मिलेंगे आपस में तो तबाही होगी। ऐसे ऐसे मिले 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 मिले, जैसे ही मिले सोडियम और क्लोरीन NaCl जैसे ही टकराए आपस में, एक कंपाउंड बना दिया NaCl, नमक जो हम लोग खाते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड। एक आतंकवादी था, दूसरा आतंकवादी था, बहुत भयंकर। सोडियम को पानी में डाल दो तो ब्लास्ट कर जाए, क्लोरीन को भारी मात्रा में ले लिया तो खतरा खतरा रहेगा सबके लिए। दोनों जैसे ही आपस में मिले, नमक बन गया। ठीक है, खाने में डाल के खा लो। तो केमिस्ट्री को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे एकदम से कि क्या होना था क्या हो गया। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आप लोग पढ़ो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखो बच्चों, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं क्या, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो दूसरे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो एक बायो माइक्रो है, एक बायो मैक्रो है। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखो क्या है बच्चों, ये वाला जो वर्ड है माइक्रो, आपने पहले सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो माइक्रो वर्ड हम यूज करते हैं हमेशा छोटा, ठीक है, छोटा, कम। मैक्रो ज्यादा, ज्यादा के लिए यूज किया जाता है क्या, मैक्रो। तो मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ तो क्या है, कम है, माइक्रो है, और इसमें क्या होगा, ये वाले इनसे ज्यादा होंगे, सिर्फ इतना है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या चीजें इसमें हैं, वो थोड़ा सा बताता हूं। क्यों बायो मैक्रो बोलते हैं, क्यों बायो माइक्रो बोलते हैं, उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी चीज देख लीजिए। अगर सेल की कॉम्पोजिशन देखेंगे हम, बायो मोलिक्यूल्स की क्या क्या होते हैं, तो वाटर 70 to 90% है, प्रोटीन 10 से 15 है, कार्बोहाइड्रेट 3% लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस इसमें 1% होते हैं टोटल सम का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये एसिड सोल्यूबल पूल क्या है, एसिड इनसोल्यूबल पूल क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, इन सब के बारे में थोड़ी सी एक बार हम जरा बात कर लेते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियरली विजिबल होंगी, मैं भी देख लेता हूं एक बार। ठीक है, आई थिंक क्लियरली विजिबल है। तो हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल के दो टाइप हैं, एक है क्या माइक्रो, दूसरा है मैक्रो, दूसरा है क्या मैक्रो। तो बच्चों, जिन भी बायोमोलिक्यूल्स का मोलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, मोलिकुलर वेट को डाल्टन में नापते हैं ना, तो जिस भी बायोमोलिक्यूल का एटॉमिक वेट या सॉरी मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट नहीं, मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से क्या होगा, कम होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा, वो सबके सब कहलाए जाएंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ चीज तो कम होगी। तो जिनका भी मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, वो सारे कहलाए जाएंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल। वहीं दूसरी तरफ इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा 1000 डाल्टन से, 1000 डाल्टन से, उसको कहेंगे हम क्या, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक। अब जो हम एक कॉम्पोजिशन की एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी
कि एसिड सोल्यूबल पूल क्या है। हम्म तो बेसिकली एक ऐसा पूल या एक कोई ऐसी जगह जिसमें क्या हो, माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट हो, उस सारे पूल को क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल। और या हम कह सकते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एसिड सोल्यूबल पूल में प्रेजेंट रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में प्रेजेंट रहते हैं। एसिड में सोल्यूबल पूल का मतलब है कि एसिड में घुल सकते हैं, ये एसिड में नहीं घुल सकते। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। इस वाले जो मैंने आपको लाइन बताई है इस पर ज्यादा मत जाना, इसको सिर्फ इस तरह से याद रखो। ये एसिड सोल्यूबल पूल में प्रेजेंट रहते हैं और ये एसिड सोल्यूबल पूल में एब्सेंट रहते हैं। ये किस में रहते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल में रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि नीट में आपसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी मैंने कहा था आपको इनका डाल्टन, इनका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड मोनोमर यूनिट है पेप्टाइड्स के, छोटे छोटे अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया। बच्चों अगर मैं अमीनो एसिड को एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। अब मान लो एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट था 1, सिंगल का 1 था, और क्या हुआ जब इसका 1000 से कम है, ये 1 है सिर्फ, तो हम इसको कह रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन मान लो मैंने एक साथ 5000 अमीनो एसिड जोड़ दिए, तो एक एक मिलके सबका कितना मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, 5000। और जब 5000 इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो क्या हुआ, 1000 से ज्यादा हो गया, तो इसको हम कहां रखेंगे फिर, मैक्रोमोलिक्यूल में। तो इसीलिए अमीनो एसिड का कम था तो माइक्रो में आ गया, नाइट्रोजनस बेस का कम था तो माइक्रो में आ गया, मोनोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल यूनिट होती है उनका भी कम था तो माइक्रो में आ गया। इन्हीं के हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखें, प्रोटीन बहुत लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की, इसीलिए मैक्रो में आ गया, 1000 डाल्टन से ऊपर चला गया। न्यूक्लिक एसिड काफी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, पॉलीसैकेराइड काफी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। अब एक चीज यहाँ पर आती है, एक स्पेशल नोट है जो कि नीट में आपसे पूछ सकते हैं, वो ये है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, बट दे आर ऑब्टेन्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। जब हम इनको ऑब्टेन करते हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आती है, ड्यू टू देयर इनसोल्यूबल नेचर इन एक्वस मीडियम ऑफ अ सेल। क्योंकि ये एक्वस मीडियम में इनसोल्यूबल है, इस वजह से इनकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल से रिजेंबल करती हैं, इसी वजह से इनको ऑब्टेन करते टाइम ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आती है। क्लियर, लिपिड्स। थोड़ा सा और चलते हैं आगे, एक चीज बताता हूं मैं आपसे, आप इस टेबल को देखो एक बार। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि कुछ प्रोटीन है और उनके फंक्शंस हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स आप पढ़ते हैं हमेशा नीट में। अब ये एनसीईआरटी की टेबल है, अगेन ये जो टेबल ली गई है ये एनसीईआरटी से ली गई है, और इसीलिए ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें क्या क्या है, इसमें एक प्रोटीन है कोलेजन, और इसके फंक्शन क्या है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक, ये ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम है, मतलब कि रिएक्शन को फास्ट करेगी। इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन की तरह काम करेगा। एंटीबॉडी क्या करेगी, किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगी। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, कोई भी रिसेप्टर्स रहेगा, कोई सेंसरी रिसेप्टर है, अब आप कोई स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, इन सब का काम रिसेप्टर्स की वजह से ही होता है। फिर है ग्लूटाफोर प्रोटीन, और ये क्या करेगी, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ये काम करेगी। तो यहां तक सभी का क्लियर है, सब कुछ क्लियर है सबका। तो बच्चों यहां से आगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने कम से भी कम 2 क्वेश्चन तो मिस करके आ ही जाओगे आपके नीट के एग्जाम में। यहां से
बहुत ज्यादा आपको पूरा एमबीबीएस गुजर जाएगा। ये टॉपिक आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, और इम्पोर्टेंट भी है। तो बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे मन में दो चीजें आती हैं, डीएनए एंड आरएनए। ओके, तो डीएनए भी आपको पता है कि ये कोई न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी आपको पता है कि कोई एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो इसके बारे में जो सबसे पहली बात कही जाती है वो कही जाती है कि इट इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब कि अगर ये ना हो, डीएनए ना हो, आरएनए ना हो, जेनेटिक मटेरियल ना हो, तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? इसका अभी मैं आपको इसका पक्का प्रूफ दूंगा। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। और क्या है? केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी। देखो बच्चों, एक बार एक चीज के ऊपर यहाँ पर बहुत ध्यान देना, एक बहुत मजेदार चीज है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। हम्म, पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, आपकी आंखें आपकी माँ की तरह हैं, आपके बाल आपके फादर की तरह हैं, आपका कलर आपके फादर की तरह है, आपकी चाल आपकी माँ की तरह है, आपका बोलने का तरीका फादर की तरह है, खाने का तरीका माँ की तरह है, आपका आपका फेस कट जो है मम्मा पे गया है, आपका जो है बॉडी लैंग्वेज पापा पे गई है, आपकी आंखों का कलर क्या है, आपके जो है आपके आपके शरीर के ऊपर बाल कैसे हैं, आपके बालों का स्टाइल कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग रिजेंबल्स टू योर पेरेंट्स। आप अपने फादर के जैसे दिखते हैं, माँ के जैसे दिखते हैं, भाई के जैसे दिखते हैं, बहन के जैसे दिखते हैं, आप पड़ोसियों के जैसे नहीं दिखते। वैसे तो पड़ोसी भी बगल में ही है ना। आप पड़ोसियों के जैसे क्यों नहीं दिखते हो? रीजन हो सकता है कुछ लोग दिखते भी हों, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस बात के ऊपर, मजाक कर रहा हूँ। आप पड़ोसियों के जैसे नहीं दिखते, आप अपने फादर के जैसे, मदर के जैसे, अपने सिबलिंग्स के जैसे दिखते हो। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड, दिस इज ऑल ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल। वो जो जेनेटिक मटेरियल था आपके पेरेंट्स के अंदर वो ट्रांसफर हो गया आपके अंदर, और इसी चीज को बोला जाता है हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को कहा जाता है, साइंस के लैंग्वेज में ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो हेरिडिटी मटेरियल भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही है। इस न्यूक्लिक एसिड की वजह से ही आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, ना कि अपने पड़ोसियों के जैसे। ये समझ में आ गया आपको? क्लियर? कहते कि सर क्या पड़ोसियों की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है इसमें, अगर हम देखें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अभी बताएंगे उसके बारे में भी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, और जो इसके अंदर जो चीजें होती हैं, जो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली? क्या होते हैं? जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक और इंपॉर्टेंट चीज में बताने की मुझे याद आ गई। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मीशर। फ्रेडरिक मीशर इन्होंने डिस्कवर किया था, और डिस्कवर किया था किसमें? पस सेल के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। दो तरह का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं क्या? डीएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? देखो हमने अभी कहा था कि केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल की फॉर्म में अगर कहीं लाइफ है तो वो जेनेटिक मटेरियल में आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर ये बात अब प्रूफ होगी, डीएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस। आपका आपकी बॉडी कैसी है, आपकी हाइट क्या है, आप ह्यूमन क्यों बन गए, आप जानवर क्यों नहीं बन गए,
आप डॉग के जैसे क्यों नहीं बन गए, आप कैट के जैसे क्यों नहीं बन गए, एलिफेंट क्यों नहीं बन गए, आपकी हर एक चीज इंसानों के जैसे ही विकसित क्यों हुई, हर एक चीज ने इंसानों के जैसा ही रूप आकार क्यों लिया, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। और इसका नाम है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन जैसा हमारी बॉडी में बनेगा, हमारी बॉडी खुद को वैसा ही शो करेगी। हर एक चीज के लिए, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए ह्यूमन बॉडी में एक प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन बनती है किससे, डीएनए से। ये प्रोटीन किससे बनती है, डीएनए से। अब कैसे बनती है, अब ह्यूमन लाइफ सारी की सारी प्रोटीन के ऊपर टिकी हुई है। कौन सा प्रोटीन किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है, उसी के हिसाब से आपके फीचर्स होंगे। आप लंबे हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, काले हैं, और वो जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन किससे बन रही है, डीएनए से बन रही है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों, ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए था, ये डीएनए अगर आपस में रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बन गया, एक डीएनए था, दूसरा डीएनए उसी से बन गया, सेम एग्जैक्ट। ये तो हो गया डीएनए का फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ये क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। इस डीएनए से बच्चों फिर बनता है क्या, आरएनए। इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब क्या है, डीएनए ने आरएनए बनाया, और आरएन, चलो ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं यहां पर। ये हो गया क्या, रेप्लिकेशन, सॉरी, ये हो गया क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हो गया। ये जो यहां पर डीएनए से आरएनए बना, ये इसको बोलते हैं हम क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा ही होता है, ये फैक्ट है। आरएनए से एक बार और क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है। आरएनए से डीएनए बन सकता है कुछ केसेस में, और इसको बोला जाता है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन था, डीएनए से आरएनए बन गया, और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस आरएनए से बनेगा बच्चों क्या, प्रोटीन। अल्टीमेटली सब कुछ किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब आरएनए से प्रोटीन बना तो इस चीज को बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। इस चीज को बोला जाता है क्या, ट्रांसलेशन। तो जब ये ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया, और प्रोटीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और जो हमारे अंदर वो फीचर हैं, वो सारे के सारे इसी प्रोटीन से आएंगे। तो यानी कि सारे के सारे फीचर कहां से आए थे, डीएनए से आए थे। हम ह्यूमन ही बने, क्यों, क्योंकि ये डीएनए हमारे फादर के, हमारे मदर की बॉडी से हमारे हमारे पास में आया था। फिर उससे प्रोटीन बनी, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और हम ह्यूमन में ही बदले, छोटे से एक जाइगोट से। हम कोई डॉग या कैट नहीं बन गए। तो ये है लाइफ, ये है किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। सो इस इट इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए बन गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बन गया, ट्रांसलेशन। और इस सारे के सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा है आपका लाइफ का, कि कैसे आगे चलती हैं चीजें। क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि हम एक चीज के बारे में जानते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है,
It is the polymer of nucleotide. DNA is a polymer of न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक डीएनए बनता है। चलो मोनोमर यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई। अब न्यूक्लियोटाइड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहला एक चीज हम सिंपल सा लिखेंगे, एक तरफ इसमें होता है क्या, पेंटोज शुगर। एक तरफ क्या प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है किससे, एक बीच में एक क्या होता है, सॉरी सॉरी गाइस, एक सेकंड, दोबारा मिटा के बनाते हैं इसको। उसी सीक्वेंस में बनाते हैं जिस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है बच्चों, तो बीच में हमारे पास में क्या होता है, एक पेंटोज शुगर है। एक पेंटोज शुगर बीच में प्रेजेंट होता है हमारे पास। पेंटोज शुगर से एक तरफ क्या जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एक तरफ जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ इसमें जुड़ा हुआ होता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है इसमें दूसरी तरफ, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों की तीनों चीजें मिलाकर, एक दो तीन, जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो ये एक सिंगल चीज बनाती हैं, एक सिंगल यूनिट बनाती हैं, जिसका नाम है क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आप सभी का क्लियर है। अब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी चीजें, एनर्जी बेसिकली जितना होता है वो सब इसी फॉर्म में होता है। डीएनए, आगे जाके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो डीएनए बन जाएगा। उसके बाद में ये हो गया हमारे पास में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये जो पेंटोज शुगर है, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, शुगर है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा। ये जो शुगर है यहाँ पर, पेंटोज शुगर है, ये कौन सी होती है, डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म जो है बच्चों, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। पूरा का पूरा डीएनए पढ़ के चले जाओगे, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा ऑप्शन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन 2 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, चौथा ऑप्शन 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा आंसर सही है, कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें हम और कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस, देखो बच्चों, दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। मैंने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। ये चीजें केमिकल कॉम्पोजिशन में पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजनस बेस में जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजनस बेस जो है बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक जो होता है वो होता है क्या, प्योरीन, और जो दूसरा होता है वो होता है क्या, पिरामिडीन। दूसरा कौन सा होता है, पिरामिडीन। जो प्यूरिन है वो रहेगा एडेनिन, और दूसरा रहेगा क्या, गुआनिन। जो पिरामिडीन है ये इसमें रहेगा साइटोसिन, एक रहेगा थाइमीन, और एक रहेगा क्या, यूरेसिल। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यहां से लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन ये है, किस नाइट्रोजनस बेस का, सॉरी, किस नाइट्रोजनस बेस का डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जिसका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्लस 5 मिथाइल, 5 मिथाइल थाइमीन, 5 मिथाइल थाइमीन, ये किस नाइट्रोजनस बेस का दूसरा नाम है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेस में आगे बताना शुरू करता हूं। देखो, एक है हमारे पास में एडेनिन, एक है गुआनिन हमारे पास में।
तो जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो ग्वेनिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें क्या आ गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, और कहीं पर भी प्रेजेंट होगा एडेनिन थाइमीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, डबल ही बनाएगा, कभी सिंगल नहीं बनाएगा। उसके बाद में ग्वाइनिन कहीं पर भी होगा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ही बनाएगा, कहीं पर भी सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। और आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए के केस में क्या होता है, जो थाइमीन होता है एडेनिन के साथ में क्या होता है, यूरेसिल के साथ इसकी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वहां पर थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें इसमें सेम होती हैं। अब जो पेंटोज शुगर है, एक क्वेश्चन नीट में अक्सर बच्चों पूछा जाता है, उसको यहाँ पर बता देता हूं। जो हम ये जानते हैं, ये जो शुगर था इस तरह से, जो शुगर था इस तरह से, यहां पर क्या है, यहां पर जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। यहां पर क्या है, जो यहां पर ये वाला कार्बन होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप, इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो जो पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ होता है, इस वाले बॉन्ड का जो नाम है वो है क्या, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में और इस पेंटोज शुगर के बीच में। थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों और इसमें देखते हैं, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में। डबल हेलिक्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके कई बार अब से पहले गलत स्ट्रक्चर भी बताए गए थे। अब गलत स्ट्रक्चर तो हालांकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं, टाइम की हमारे पास में थोड़ी सी कमी होती है। तो डबल हेलिक्स में आपको जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो बताऊंगा। इसको सबसे पहले जो इसका सही स्ट्रक्चर था डीएनए डबल हेलिक्स का, वो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था 1962 में, जब हमारी चाइना से जंग जंग चल रही थी ना, 62 का युद्ध चल रहा था, तब उस टाइम के दौरान। तो क्या है बच्चों, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करके देखते हैं तो बहुत सिंपल सा ऐसे करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, स्पाइरल फैशन में जो होता है ये। और क्या होता है, एक एंड अगर 5 प्राइम है तो इसमें क्या रहेगा, दूसरा एंड जो रहेगा वो 3 प्राइम रहेगा, और इधर से अगर 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम एंड रहेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, हम कह रहे हैं 5 प्राइम, ये जो ऊपर प्राइम है बच्चों, इसका क्या मतलब है, ऊपर जो छोटा सा डैश टाइप का लगा दिया, कोमा टाइप का, इसका क्या मतलब है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस प्राइम का क्या मतलब है। देखो मैं बताता हूं आपको, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास में पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लस जो हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन यूरेसिल ऐसे करके, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या होता है, इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि ये मिक्स ना हो जाए, हम कार्बन नंबर 1 की बात करें। मैंने कहा कार्बन नंबर 1, एक स्टूडेंट ने समझ लिया पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, एक ने समझ लिया किसका, नाइट्रोजनस बेस का कार्बन नंबर 1। तो इन दोनों को इंटरमिक्सिंग होने से बचाने के लिए, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, हमने यहां पर एक में प्राइम लगा दिया। अगर मैं कह रहा हूं 5 प्राइम, तो यानी कि ये कोई कार्बन है जिसके ऊपर हमने प्राइम लगा दिया है, ताकि वो दूसरे से मिक्स ना करे। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि ये जो प्राइम है, हम प्राइम जो यूज करते हैं, ये पेंटोज में यूज करते हैं या नाइट्रोजनस बेस में यूज करते हैं, सिर्फ एक ही में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को हम सिंपल 1 2 3 सिंपल काउंट कर लेंगे, उसको नहीं करेंगे, बट एक में 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे काउंट करेंगे। किस में करते हैं वो आपको बताना है। चलो डीएनए डबल हेलिक्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक इसमें माइनर ग्रूव होता है, एक इसमें मेजर ग्रूव होता है। 10 बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस होता है वो अराउंड इसमें होता है 3.4 नैनोमीटर होता है।
इसका जो डायमीटर है वो लगभग होता है इसका अराउंड 2 नैनोमीटर के अराउंड होता है। और मैं ये आपको बता चुका हूं, एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थाइमीन के साथ, गुआनिन 3 बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। थाइमीन यूरेसिल का क्या चक्कर है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें मुझे ये बतानी है, मैंने इसका सबसे ज्यादा अच्छे से इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि आपको ये नीट में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, आपको फैक्ट याद रखना है इसलिए। तो नेक्स्ट जब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल, देखो बच्चों, इस दुनिया में हर कोई जो है वो कंप्लीट होके रहना चाहता है। इस दुनिया का जो ये तौर तरीका है, हर कोई इंसान इसमें कंप्लीट होकर स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है। आपने कभी देखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइटेड स्टेट में उसने जंप किया, उसके बाद उसने क्या किया, किसी दूसरे शेल में चला गया और वहां जाकर उसने कुछ चीज कर दी, लेकिन वो क्या चाहेगा, फटाफट से वो दोबारा स्टेबल हो जाए। किसी मनुष्य का एग्जाम्पल लें, व्यक्ति का एग्जाम्पल लें, किसी पर्सन का। तो मान लीजिए उसने 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी कंपनी में, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, छोटा ले लेते हैं। आप में से किसी ने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगा दिए, आपके पास वही था जो भी कुछ था। आप जल्द से जल्द चाहेंगे कि आपका लगा हुआ 1 लाख रुपए आप जल्द से जल्द वापस वसूल कर लें और आप स्टेबल हो जाएं। तो यही चीज है, आप कंप्लीट होकर स्टेबल होकर रहना चाहते हैं। ऐसे ही क्या है, अगर हम चारगाफ रूल की बात करें तो टोटल 100% क्या है, ये होके रहना चाहेगा। मान लो अगर आप 100% हैं, आपका एक हाथ काट के निकाल दिया जाए तो क्या आप कंप्लीट फील करेंगे? नहीं करेंगे। आपका जो एक हाथ का वजन है, एक हाथ जिस सिमेट्री में है, आपका दूसरा हाथ भी लगभग उसी सिमेट्री में ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी तरह से क्या है, यहाँ पर एक चीज होती है, हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन, ये 100% है टोटल हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए के केस में। इसमें डीएनए के केस में एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन ये 100 है, कंप्लीट है, पूरा है, स्टेबल है। तो यहां से नीट वालों को लोगों भी बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन्होंने कुछ यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन बना दिए। सबसे पहली बात यहां पर ये है, जितना आपके पास एडेनिन होगा, अब मैंने ये डबल बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ये इक्वल टू का साइन है, उतना ही थाइमीन होगा। जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे मिला के क्या है, 100 है, 100% है। ठीक, अब आपसे ये पूछ लेगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, क्वेश्चन ऐसे देगा वो, साइटोसिन आपके पास में कितना था, 25% है। तो आपको क्या बताना है, आपको एडेनिन कितना होगा ये बताना है, थाइमीन कितना होगा ये बताना है, गुआनिन कितना होगा ये बताना है। आपको सिर्फ एक दे दिया, 25% है, बाकी के कितने कितने होंगे आपको ये बताने हैं। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों। ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप देखेंगे, मतलब कि साइटोसिन के बराबर क्या है, गुआनिन है। तो मैं आपसे यहाँ पर सिंपल सा यही कहूंगा, इसका आंसर अगर सी 25 दे रखा है तो सी 25% हो गया, 25% हो गया। तो यहाँ पर जो ये जी है गुआनिन, ये ऑलरेडी तुरंत के तुरंत एकदम 25% हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जितना जी होगा उतना ही सी होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। उसके बाद अब ये 25 और 25 कितना हो गया टोटल, ये 50 हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। अब मैंने कहा था ये सारे के सारे मिलके कितने हैं, 100 हैं। तो दो कितने हो गए, 50 हो गए, बाकी के दो कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। 50 में से मैंने ये कहा था कि एडेनिन जितना होगा थाइमीन भी उतना होगा। तो 50 को दो अलग अलग में आप डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, तो 25 25 आ जाएगा, यानी कि एडेनिन भी 25% हो गया और थाइमीन भी 25% हो गया। ऐसे ही इसका चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
मैं आपसे अगर कह दूं हमारे पास में जो एडेनिन है वो 20% है, तो आपको थाइमीन बताना है कितना होगा, ग्वानिन बताना है कितना होगा, साइटोसिन बताना है कितना होगा। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जितना एडेनिन है उतना ही थाइमीन होगा। एडेनिन अगर 20% है तो थाइमीन भी तुरंत 20% हो जाएगा, इक्वल होता है, बराबर होता है। यहां से एक और चीज सीखने के लिए मिलती है, जब भी आप दोस्ती यारी करो बराबर के इंसान से करो, हमेशा चीजें बैलेंस में रहती है। आप बहुत अपने से बहुत ज्यादा हाई क्लास के इंसान से दोस्ती करोगे, हमेशा घाटे में रहोगे, हमेशा खुद को नीचा फील होगा। बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड के आदमी से दोस्ती करोगे, स्टैंडर्ड वाइज मैं बात कर रहा हूं, लाइक कोई ऐसा, पैसे से मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्टैंडर्ड होता है आपकी मानसिकता, वहां पर आप बराबर के लोगों से दोस्ती करें। एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर लोगे जिसकी मानसिकता बहुत ही ज्यादा खराब है, आपका बैलेंस नहीं बनेगा। तो एडेनिन 20% हो गया, थाइमीन 20% हो गया, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए टोटल, 40% हो गए। हमने कहा था सब कुछ मिला के कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर ग्वेनिन और साइटोसिन जो है, अब देखते हैं कितना हो गया, ये तो 40 हो गए, बचे कितने, 60 बचे। तो 60 को आधे आधे में डिवाइड कर दो, ये 30-30 हो जाएगा, हो गया टोटल 100। क्लियर। तो ये कहलाता है क्या, चारगाफ रूल। इसके बाद देखते हैं, शायद इसमें कुछ और कुछ भी होगा। ठीक है, बस एक बार ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये खत्म करते हैं इस लेक्चर को। डीएनए के कई टाइप होते हैं, डीएनए के भी कई टाइप होते हैं, जिसमें आता है क्या, एक होता है बीडीएनए, एक होता है इसमें एडीएनए, एक होता है इसमें क्या, जेड डीएनए। एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को, और इनमें से कौन सा डीएनए ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, इनमें से कौन सा डीएनए ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आरएनए के बारे में थोड़ा सा। आरएनए क्या है, बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड, उसमें एक स्ट्रैंड होता है, कोई डबल हेलिक्स उसमें नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ऐसे सिर्फ एक एक। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये सिंगल ही अपने आप में ही ऐसे मुड़ के पेयरिंग कर लेता है। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है जो बन जाता है, और ये चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता, चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता है। अब आरएनए के जो टाइप्स हैं, इनमें आता है एक एमआरएनए, एमआरएनए, फिर आता है एक टीआरएनए, फिर आता है एक आरआरएनए, और इनमें सबसे ज्यादा जो है आरआरएनए है, वो 50 से लेकर लगभग 80% तक प्रेजेंट होगा। टीआरएनए जो होगा वो 10 से 20% प्रेजेंट होगा, और ये जो होगा एमआरएनए, ये 5 से 10% प्रेजेंट रहेगा। इनकी क्वांटिटी भी यहाँ पर आ गई। नीट में क्वेश्चन अगर आए कौन सा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। सो गाइस, इतना आपने पढ़ लिया, तो एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, आप इस लेक्चर को, एफिनिटी ऐप को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। बाकी आपको पता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री में, डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज, मॉक टेस्ट रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे, वो आप दे सकते हैं। सारे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, वो आप दे सकते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।